तो लास्ट सेशन में हमने वर्चुअलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था। वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? एक फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। उसी सॉफ्टवेयर को हाइपरवाइजर बोला जाता है और उस हाइपरवाइजर के अंदर वीएम्स होते हैं, वर्चुअल मशीन्स होते हैं। और इस वीएम्स को, ये जो वीएम्स है, वर्चुअल मशीन्स है, इन वीएम्स को हम नंबर ऑफ वीएम्स इंस्टॉल कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर की मदद से। उसी सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं हाइपरवाइजर। जैसे कि हम वीएमवेयर वर्कस्टेशन, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, ये सारा सॉफ्टवेयर होता है और इसके अंदर हम नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। मतलब एक ही हार्डवेयर को हम इतना यूज कर लेंगे जिसको 5 to 10% ही यूज किया जा रहा था पहले। मतलब जब रेशियो निकला था कि हम कंप्यूटर को कितना यूज करते हैं, तो सर्वे में निकल के आया था जस्ट 5 to 10%। तो इस हार्डवेयर यूटिलाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए या इंक्रीज करने के लिए इस वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी क्या हो रहा है कि इन वर्चुअल मशीन से आप नंबर ऑफ इंस्टॉल कर रहे हो, तो इनको भी जो हार्डवेयर चाहिए, तो इनडायरेक्टली आपके बेस मशीन का ही हार्डवेयर यूज होता है। इस टेक्नोलॉजी के माने इसके लिए वर्चुअलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था और ये इतना पॉपुलर हो गया कि आज के डेट में मोर देन 50% कॉस्ट वर्चुअलाइजेशन की वजह से आईटी का रिड्यूस हो गया। ठीक है, इसके लिए वर्चुअलाइजेशन को बनाया गया था। तो वर्चुअलाइजेशन है, इसीलिए बैकएंड में वर्चुअलाइजेशन काम कर रहा है, इसीलिए फ्रंट पे क्लाउड कंप्यूटिंग काम कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे आया, कंप्यूटर को हम किस तरह से यूज करते थे। एक कंप्यूटर जिसको हम पर्सनली उस कंप्यूटर को यूज करते थे, जिस तरह से हम आज पीसी बोलते, पर्सनल। ठीक है, ये कंप्यूटर है, तो इसको डेस्कटॉप कंप्यूटिंग बोला जाता है। माने कंप्यूटर को आप किस पर्पस के लिए यूज करते तो उसको हम कंप्यूटिंग मॉडल बोलते हैं। तो सबसे पहला कंप्यूटिंग मॉडल ये था कि डेस्कटॉप कंप्यूटिंग, मतलब किसी सर्वर किसी मशीन को हम सिर्फ पर्पस के लिए, हमारे पर्सनल पर्पस के लिए पहले यूज किया जाता था। बिकॉज तब तो सर्वर क्लाइंट कंसेप्ट भी नहीं था, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी तो नहीं था। 1969 में सबसे पहला नेटवर्क बना। ठीक है, तो जब भी हम कंप्यूटर को यूज करते तो ये पर्सनल कंप्यूटर की तरह ही यूज करते थे। जो भी डेटा स्टोर करना है हम उसी कंप्यूटर के अंदर लोकली डेटा स्टोर करते, और उसको एक्सेस भी करना है तो लोकली ही हम डेटा को एक्सेस करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे कोई डेटा स्टोर कर दिया, तो हम कहीं दूसरे जगह से उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस करना है तो आपको इसी मशीन पे आके एक्सेस करना है। जैसे कि आप अपना लैपटॉप का एक एग्जांपल ले लो, तो उसके पास इंटरनेट नहीं है, आपने जो भी फोटोज वीडियोज या जो भी डेटा है आपने अपने लैपटॉप के अंदर स्टोर कर दिया है। ठीक है, और वो विदाउट इंटरनेट है, तो उस डेटा को आपको एक्सेस करना है तो आपको उस लैपटॉप के पास जाके ही एक्सेस करना है, माने लोकली ही उस डेटा को एक्सेस करना है। तो उसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। तो सबसे पहला कंप्यूटिंग मॉडल आया था डेस्कटॉप कंप्यूटिंग। उसके बाद फिर डेटा को सेंट्रलाइज रखा गया, तो दूसरा जो कंप्यूटिंग मॉड्यूल है उसको हम बोलते हैं सर्वर क्लाइंट कंप्यूटिंग। मतलब यहाँ पे डेटा आपके लोकली नहीं रहता है, डेटा रहता है सेंट्रलाइज्ड एक सर्वर के पास। मतलब अभी डेस्कटॉप कंप्यूटिंग में प्रॉब्लम क्या था कि मेरे पास सपोज 100 मशीन्स है और मुझे सेम डेटा उनको देना है, तो मुझे हर मशीन के ऊपर वो डेटा इंडिविजुअल कॉपी पेस्ट करना है। 2 GB का डेटा है, 100 मशीन पे मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो 200 GB तो पूरा नेटवर्क का चला गया मेरा। तो इससे बेटर क्या किया कि नेटवर्क जैसे 1969 में इंट्रोड्यूस हुआ, तो एक सेंट्रलाइज सर्वर के ऊपर डेटा स्टोर कर दिया गया 2 GB का, जितना है उतना। तो हम हमारे केस में 2 GB कंसिडर कर रहे हैं। तो 2 GB का डेटा कहाँ पे, इन मशीन्स के ऊपर नहीं है, डेटा कहाँ पे सेंट्रलाइजली, और ये क्या कर रहा है सर्वर, इन मशीन्स को ये डेटा शेयर कर रहा है। ठीक है, तो इस कंप्यूटिंग मॉडल को बोला गया था सर्वर क्लाइंट कंप्यूटिंग। मतलब यहाँ पे एक मशीन होता है जो मेन मशीन, जिसको हम बोलते हैं सर्वर, जो डेटा एक्सचेंज कर, डेटा को एक्सपोर्ट करता है, और क्लाइंट उस डेटा को सेंट्रलाइजली एक्सेस करता है। डेटा यहाँ पे नहीं है, बट ये क्लाइंट सब कुछ सर्वर को कांटेक्ट करके डेटा को एक्सेस करते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटिंग में क्या था, डेटा लोकल ही होता था, उसी मशीन के ऊपर होता था, बट यहाँ पे डेटा सर्वर पे होता है। तो ये बनता है हमारा सर्वर और ये होते हैं हमारे क्लाइंट्स, तो ये बन जाता है सर्वर क्लाइंट कंप्यूटिंग।
ठीक है, जिसमें एक सर्वर और बाकी क्लाइंट्स होते हैं। सर्वर का काम सर्विस देना होता है, सेंट्रलाइजली होता है, मेन मशीन होता है जो बाकी लोगों को या बाकी क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये है सर्वर क्लाइंट कंप्यूटिंग। तो बाद में हम कंप्यूटर को इस तरह से यूज करने लगे, मैंने एक सर्वर बना दिया और जितने भी मशीन है, हंड्रेड्स ऑफ मशीन को हम डेटा शेयर कर रहे हैं बाकी क्लाइंट्स के लिए। ठीक है, तो ये जो सर्वर मशीन्स होता है ये भी एक, उसका भी एक हार्डवेयर होता है, जैसे 8 GB, 16 GB, 32 GB, इस तरह से उसका भी कुछ ना कुछ हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो तो इसका भी बैंडविथ होगा, इसका भी एक लिमिटेशन होगा कि ये एक साथ कितने क्लाइंट्स को सर्विस दे सकता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, इस लैब का भी कुछ लिमिटेशंस है। 50 लोग तो हम नहीं बिठा सकते यहाँ पे। सपोज मैंने 30 लोगों का अरेंजमेंट करके रखा है, तो 30 लोग ही यहाँ पे बैठ सकते एट ए टाइम। तो इस लैब का लिमिट क्या है? 30 क्लाइंट्स को ही सर्विस हम एट ए टाइम दे सकते। 50 लोगों को मैं एट ए टाइम सर्विस नहीं दे सकता, बिकॉज उसका लिमिट ही नहीं है। तो हर एक का एक लिमिट होता है। उसी तरह से सर्वर का भी एक लिमिट होता है। जैसे कि लेट से कि ये क्लाइंट बोलता है कि मैं 1000 सेशन बना सकता हूँ, मतलब 1000 क्लाइंट को मैं सर्विस दे सकता हूँ एक साथ। 1000 क्लाइंट मेरे पास आते हैं तो मैं उसको सर्विस दे सकता हूँ। तो मेरा लिमिट कितना है? एट ए टाइम मैं 1000 क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ। हर सर्वर का इस तरह का एक लिमिट होता है। ठीक है, तो सपोज क्लाइंट्स हमारे बढ़ गए और ये सर्वर्स को कांटेक्ट कर रहे हैं, 1000 के ऊपर क्लाइंट्स आते तो ये सर्वर तो क्रैश कर सकता है, बिकॉज उसका लिमिट जितना था उससे ज्यादा लोड आ गया, तो सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ गया, मेमोरी यूटिलाइजेशन बढ़ गया और सर्वर कभी भी बंद पड़ सकता है, क्रैश हो सकता है। तो ये हर एक सर्वर का एक लिमिट होता है। तो ये 1000 क्लाइंट्स के ऊपर सर्विसेज नहीं दे सकता है। ठीक है, तो इसके लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक पहला ऑप्शन कि इसका ना हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को अपग्रेड कर दो, मतलब 4 GB फॉर एग्जांपल तो 8 GB कर दो। एक सीपीयू है तो आप 2 CPU ऐड कर दो, तो इससे क्या होगा? हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन आपने इंप्रूव कर दिया, बढ़ा लिया। तो फिर अभी 1000 की जगह वो 2000 क्लाइंट को क्या करेगा? सर्विस देगा। ठीक है, तो एट ए टाइम 2000 क्लाइंट भी आते हैं तो ये सर्वर क्या कर सकता है? सर्विस दे सकता है। बट ये भी तो कभी ना कभी लोड आ जाएगा इसके ऊपर। 2000 क्लाइंट से ज्यादा क्लाइंट एट ए टाइम एक्सेस कर रहे हैं हमारे वेबसाइट को, हमारे एप्लीकेशन को, तो फिर ये तभी भी क्रैश हो सकता है। इसीलिए हमारे पास दूसरा एक ऑप्शन होता है कि एक तो आप उसी को अपग्रेड कर लो, इंक्रीज कर दो, नहीं तो उसकी जगह उसी जैसा आप दूसरा एक सर्वर ले लो। माने ये एक सर्वर 1000 क्लाइंट को मैनेज करेगा और ये दूसरा सर्वर फिर 1000 क्लाइंट को मैनेज करेगा। माने कुछ क्लाइंट ये सर्वर सर्विस को प्रोवाइड करेगा और कुछ क्लाइंट के लिए ये सर्वर सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो ये दोनों मिलके, ये दोनों सर्वर मिलके क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आपको लगता है और ज्यादा क्लाइंट बढ़ गए तो आप और तीसरा सर्वर क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो, और ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं? क्लाइंट्स को सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये तीन सर्वर जो है, ये तीन सर्वर एक ग्रुप जैसे काम कर रहे हैं। ये एक ग्रुप जैसे काम कर रहे हैं। तो ये जो नोड्स है, नोड्स का मतलब सर्वर मशीन है, याद रखना है। तो नोड मतलब सर्वर होता है। तो ये जो नोड्स हैं, इन नोड्स का हमने एक ग्रुप बना लिया, 1 2 3, और ये तीनों मिलके सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो नोड का जब ग्रुप बनता है, या होस्ट मतलब मशीन, तो मशीन का जब ग्रुप बनता है उसको बोला जाता है क्लस्टर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्लस्टर। तो नेक्स्ट कंप्यूटिंग मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया, क्लस्टर कंप्यूटिंग। ठीक है, डेस्कटॉप कंप्यूटिंग, सिंगल मशीन को हम एक्सेस करते हैं। मल्टीपल मशीन आ गए जहाँ पे सर्वर और क्लाइंट, दो मशीन, एक सर्वर एक क्लाइंट, या मल्टीपल क्लाइंट, तो ये बन जाता है सर्वर क्लाइंट कंप्यूटिंग। और उसके बाद एक सर्वर पे लोड आता है तो फिर हमने दो या दो से ज्यादा सर्वर का एक ग्रुप बना लिया और एक साथ हम क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसी को बोला जाता है क्लस्टर कंप्यूटिंग। माने जब दो या दो से ज्यादा मशीन एक साथ सर्विस प्रोवाइड करते और सेम सर्विस प्रोवाइड करते तो उसी को क्लस्टर बोला जाता है। तो ग्रुप ऑफ नोड या ग्रुप ऑफ होस्ट, होस्ट एंड नोड एक ही है, नोड कोई बोलता है कोई होस्ट बोलता है, तो ग्रुप ऑफ नोड्स दैट मींस क्लस्टर। ठीक है, और ये सब ऑल मशीन सेम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको ना एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मैं आपको एडब्ल्यूएस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं अकेला हूँ पढ़ाने के लिए, और मैं सपोज कल बीमार पड़ जाता हूँ, मेरा हेल्थ अच्छा नहीं होता है, तो मैंने आपको क्या कर दिया? कल के दिन छुट्टी दे दिया। मतलब आपको जो कल सर्विस मिलने वाला था वो नहीं मिला।
2 दिन बीमार पड़ गया, 2 दिन मैंने क्लास नहीं लिया, तो आपको 2 दिन सर्विस नहीं मिला। ठीक है। इससे मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम दो फैकल्टीज है और दोनों मिलके हम क्या करें, एडब्ल्यूएस पढ़ा रहे हैं। ठीक है। जिससे मैं बीमार पड़ता हूं तो वो मेरे बदले में आ जाता है और आपको सर्विस डिलीवर कर देता है, वो सेशन पढ़ा देता है, आपको सर्विस कंटिन्यूसली मिल रहा है। ठीक है। जैसे मैं 2 दिन बीमार होता हूं, अनहेल्दी होता हूं, तो भी जो हेल्दी फैकल्टी है मेरा, वो आके आपको वो सेशन डिलीवर कर देगा, तो आपको कंटिन्यूसली सर्विस मिल रहा है। या फिर दूसरा ऑप्शन है, ऐसे ही समझते हैं, अभी मैं आपके बैच के लिए 5:30 का टाइम मैंने दे दिया, तो मैं अभी दूसरा बैच नहीं ले सकता, क्यों? बिकॉज मैं ऑलरेडी बिजी ही आपके लिए। तो कोई नए स्टूडेंट्स आते मेरे पास लिनक्स या एडब्ल्यूएस या जो भी कोर्स करने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, उस दूसरे फैकल्टी को बोल देता हूँ आप उसका बैच ले लो। ठीक है। तो सर्विस भी कंटिन्यूसली मिलेगा और हम दोनों मिलके क्या करें, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब मैं डाउन होता हूं, मुझे कुछ प्रॉब्लम होता है, तो वो मेरे बदले में आके सर्विस प्रोवाइड कर देगा, या मैं बिजी होता हूं तो दूसरा फैकल्टी आके उस दूसरे स्टूडेंट्स को बैच में वो पढ़ा देगा। तो इस तरह से हम दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसी तरह से सर्वर, ये 3 या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, या 2, कम से कम तो 2 होने चाहिए। ठीक है। तभी तो क्लस्टर बनेगा। तो ये 2 सर्वर्स क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो सर्वर का ग्रुप बनाते हैं और फिर वो सर्वर का ग्रुप क्या करता है, क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। बट इसमें ये जो 2 नोड्स आप बना रहे हो, नोड 1 नोड 2, और ये इसका जो बनता है ये क्लस्टर बनता है, ये नोड 1 है, ये नोड 2। तो ये दोनों मशीन या दोनों नोड्स जो है ये सेम लोकेशन पे होनी चाहिए। ठीक है। सेम लोकेशन पे होनी चाहिए, ये रूल है क्लस्टर कंप्यूटिंग का। ऐसा नहीं होगा कि एक किसी डेटा सेंटर पे है, ये डीसी, डीसी का मतलब होता है डेटा सेंटर, ये डेटा सेंटर 1 में ये मशीन है और ये मशीन DC 2 के अंदर है, इन दोनों को हम कनेक्ट नहीं, ये नहीं होगा। तो क्लस्टर कंप्यूटिंग में सेम लोकेशन पे होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में ये दोनों नोड्स नहीं होने चाहिए। माने आप इसको इसी तरह से समझते हैं, मैं नासिक में हूँ, ऑफलाइन पढ़ाना है, तो जो मेरा दूसरा फैकल्टी है वो भी नासिक से ही बिलोंग होना चाहिए। वो दिल्ली में है तो कैसे आके पढ़ाएगा यहाँ पे आपको? ठीक है। तो हम दोनों सेम लोकेशन पे होने चाहिए, नासिक में है तो नासिक में ही दोनों होने चाहिए, तो जाके आपको ऑफलाइन सेशंस डिलीवर कर सकता है। तो उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे ये नहीं होने चाहिए। क्लस्टर कंप्यूटिंग में दोनों मशीन सेम लोकेशन पे होने चाहिए। ठीक है। डेटा सेंटर मतलब क्या है पता है? मशीन का ग्रुप, उसको हम बोलते हैं क्लस्टर। ठीक है। मशीन का ग्रुप उसको हम बोलते हैं क्लस्टर, और ये क्लस्टर का जो ग्रुप होता है उसी को बोला जाता है डेटा सेंटर। तो होस्ट होस्ट मिला के बनता है क्लस्टर, और क्लस्टर क्लस्टर का जो ग्रुप होता है या क्लस्टर क्लस्टर मिला के जो बनता है उसको हम बोलते हैं डीसी, डेटा सेंटर। तो वो डेटा सेंटर होता है। ठीक है। माने ऐसे नंबर ऑफ क्लस्टर्स होंगे और उसका एक ग्रुप होता है, उसी को हम बोलते हैं डेटा सेंटर। ठीक है। और डेटा सेंटर में क्या होता है, डेटा सेंटर में नेटवर्क डिवाइसेस होते, स्विचेस होते, राउटर्स होते, सर्वर्स होते, स्टोरेज सर्वर्स होते, स्टोरेज का प्रोविजनिंग होता है, और ऐसा एक बड़ा रूम होता है, उसी को हम बोलते हैं डीसी, डेटा सेंटर या सर्वर रूम। ठीक है। तो ये क्लस्टर कंप्यूटिंग का रूल था कि सेम लोकेशन पे आपका होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटिंग मॉड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसका नाम है ग्रिड कंप्यूटिंग। क्लस्टर कंप्यूटिंग में आया ग्रिड कंप्यूटिंग। तो ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या था, ग्रिड कंप्यूटिंग, तो ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या था कि जैसे क्लस्टर कंप्यूटिंग में रूल क्या था, सेम लोकेशन पे होना चाहिए। ग्रिड कंप्यूटिंग बोलते हैं नहीं, डिफरेंट लोकेशन पे होना चाहिए, बिकॉज अलग अलग लोकेशन के मशीन्स को मुझे ग्रुप में बनाना है। तो फिर उस केस में ग्रिड कंप्यूटिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब एक डीसी के अंदर आपका एक मशीन है, कहीं दूसरे लोकेशन पे ये दूसरा मशीन है, तो इसका भी आप क्या कर सकते हो, ग्रुप बना सकते हो ग्रिड कंप्यूटिंग की मदद से। ठीक है। तो ग्रिड कंप्यूटिंग में सेम लोकेशन पे नहीं भी है, तो डिफरेंट लोकेशन की जो मशीन से उसको वो कनेक्ट करके देता है, उसको ग्रुप बना के देता है, उसी को हम बोलते हैं ग्रिड कंप्यूटिंग। हालांकि क्लाउड कंप्यूटिंग ये पहले से था, उसको सिर्फ नाम ग्रिड कंप्यूटिंग था। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के सर्वर्स का भी एक ग्रुप बना रहा था। जैसे ये नासिक डेटा सेंटर में होगा और ये मुंबई डेटा सेंटर में आपका कोई सर्वर होगा, और या फिर दूसरे किसी डेटा सेंटर में कोई सर्वर होगा, तो भी वो चलेगा ग्रिड कंप्यूटिंग में, तो उसका भी आप ग्रुप बना के ये सर्विस दे सकते हो। ठीक है। तो ये होता है ग्रिड कंप्यूटिंग। और वैसे क्लाउड कंप्यूटिंग जो इंट्रोड्यूस किया गया वो ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लस्टर कंप्यूटिंग इन दोनों का कॉम्बिनेशन है।
क्लस्टर कंप्यूटिंग में सेम लोकेशन पे होना चाहिए। ग्रिड कंप्यूटिंग में क्या था, डिफरेंट लोकेशन वाले थे। अभी इन दोनों को कॉम्बिनेशन बना के, उसका दोनों का हाइब्रिड बना के एक कंप्यूटिंग मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया, जो आज के डेट में हम उसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग बोलता है सेम लोकेशन पे भी हो सकता है दो मशीन्स, या डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे भी हो सकता है वो मशीन्स। माने आपका सेम लोकेशन भी है तो भी चलेगा, या फिर डिफरेंट लोकेशन पे है तो भी चलेगा क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। तो ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लस्टर कंप्यूटिंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के जो बनता है उसी को हम आज के डेट में क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग ये आज का डेट का कंप्यूटिंग मॉडल है जो हम यूज कर रहे हैं, जो हमारा डेटा एक सेंट्रलाइज मशीन्स पे होता है, कहीं पे भी होता है। ऐसा नहीं कि सेम लोकेशन पे होना चाहिए, सेम लोकेशन पे भी हो सकता है या डिफरेंट लोकेशन पे भी हो सकता है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर। ठीक है, तो बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग क्या था, जब ये क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं था तो जैसे मैंने आपको बोला कि हम कंप्यूटर को एक सिंगल कंप्यूटर ही यूज करते थे। किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए खुद का सेटअप क्रिएट करना एक बड़ा चैलेंज होता है, बिकॉज वहां पे मिलियंस ऑफ डॉलर भी खर्च करना होता है और ये हैक्टिक होता है, बड़ा चैलेंज होता है किसी कंपनी को खुद का आईटी डिपार्टमेंट या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले तो मुझे ऑन प्रीमाइसेस के अंदर बनाना है, मैंने उसके लिए आईटी के लिए अलग सा एक जगह मुझे देना है, उसमें पावर का प्रोविजनिंग, वहाँ पे एसी का प्रोविजनिंग, वहाँ पे जितने भी डिवाइसेस हम यूज करेंगे वो जो महंगे महंगे डिवाइसेस है उसको परचेस करना, सर्वर परचेस करना, बिकॉज सर्वर बड़े महंगे डिवाइसेस होते हैं, स्विचेस, राउटर, लीज लाइन, बैटरी बैकअप, इनकेस पावर चला गया तो मेरे पास बैकअप होना चाहिए। ठीक है, स्टोरेज का प्रोविजनिंग, बिकॉज जितना डेटा आएगा तो उस डेटा को स्टोर भी तो करना है, और उस डेटा का बैकअप के लिए भी मुझे अलग सा स्टोरेज बैकअप सर्वर चाहिए। तो ये सब कुछ बड़ा कॉस्टली होता है कभी किसी कंपनी में खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे आपको क्रिएट करना है तो। ठीक है, तो बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग में ये होता है किसी बिजनेस के लिए ये बड़ा कॉस्टली एंड डिफिकल्ट होता है मैनेज करना, खुद का सेटअप बनाना। ठीक है, तो यूज अमाउंट भी लग जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर लेने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हार्डवेयर आपको लेने होते हैं, उसको चलाना होता है, और ये चैलेंजिंग टास्क होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और यही प्रॉब्लम को फिक्स किया इन क्लाउड कंप्यूटिंग वालों ने, या फिर इन वेंडर्स ने, जैसे कि एडब्ल्यूएस, अज्योर और इन्होंने। तो इन्होंने देखा यार आईटी डिपार्टमेंट के लिए कोई भी कंपनी है इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करती है और उसके हेडेक भी होते हैं। माने यहाँ पे आपने तो बना लिया सेटअप, चलो बना लिया, आपके पास पैसा है, बट उसको एक्सपर्ट टीम भी तो हायर करना है, उसको कंट्रोल भी मैनेज भी करना है। जैसे कि आप एक्सपर्ट है, आप 10 साल से काम कर रहे थे और आप चले गए, छोड़ गए, दूसरी जगह आप जॉब कर रहे हो, तो फिर उस जगह पे आप जैसा दूसरा मुझे फैकल्टी सॉरी दूसरा मुझे एक्सपर्ट भी हायर करना पड़ेगा, फिर वो काम मेरा संभाल सके। तो ये एक्सपर्ट रिक्वायर्ड होते हैं इंस्टॉल करने के लिए, चेक करने के लिए, अपडेट करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। जैसे हार्डवेयर नेटवर्किंग के एक्सपर्ट्स अलग होंगे, ओएस के एक्सपर्ट्स अलग होंगे, जो सॉफ्टवेयर आप चला रहे हैं उसके लिए सिक्योरिटी के लिए हमें एक्सपर्ट मतलब इंजीनियर्स हायर करना है। तो ये बड़ा चैलेंज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ये सब कुछ प्रॉब्लम फिक्स कर दिया क्लाउड कंप्यूटिंग ने। कैसे? बिकॉज ये सेटअप आपको अपने प्रीमाइसेस में क्रिएट करना ही नहीं है। क्लाउड बोलता है कि नहीं, आप अपने प्रीमाइसेस में मत बनाओ, तो इसमें आपका हार्डवेयर कॉस्ट, सॉफ्टवेयर कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट सब कुछ रिड्यूस हो गया। एक्सपर्ट टीम आपको हायर नहीं करना है, हमारा एक्सपर्ट टीम होगा, वो देख लेगा, आपसे बोलो कैसे सर्विस चाहिए, इस तरह से वो क्लाउड आपको सर्विसेज देता है। ठीक है, तो व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ वर्चुअलाइज बेस्ड टेक्नोलॉजी। क्या है? एक वर्चुअलाइज बेस्ड टेक्नोलॉजी, मतलब फिजिकल सेटअप नहीं देता है हमें वो वर्चुअल सेटअप प्रोवाइड करता है। हालांकि फिजिकल सेटअप उसने बना के रखा है, बट उसके अंदर उसने हाइपरवाइजर इंस्टॉल करके हमें उस तरह का सेटअप दे रहा है। तो वर्चुअलाइजेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी दैट अलाउ अस टू क्रिएट, कॉन्फ़िगर एंड कस्टमाइज एप्लीकेशन वाया इंटरनेट कनेक्शन। माने आप अपने हिसाब से अपने एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो उसको इंटरनेट के थ्रू। तो क्लाउड आपको इस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करता है। द क्लाउड टेक्नोलॉजी इंक्लूड एज डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, जितने भी डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स है जो प्रोग्रामिंग, कोडिंग, टेस्टिंग करते उनके लिए, और ऑपरेशन जो हम करते जो बैकएंड में, उनके लिए भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो गए, डेटाबेस होगा जो डेटा स्टोर करना, डेटा को मैनेज करना, ये सब कुछ आपको वर्चुअली प्रोवाइड करता है। और ये वैसे ही काम करता है जैसे हमारे फिजिकल मशीन्स काम करते हैं।
क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ डिलीवर ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या करता है? डिलीवर करता है कंप्यूटिंग सर्विसेज। फिर आप बोलोगे कंप्यूटिंग सर्विसेज कौन सा है? इंक्लूडिंग सर्वर्स हमें प्रोवाइड करता है। आज मुझे सर्वर मुझे लेना है, फिजिकल सर्वर, तो मुझे 5-10 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। छोटा सा मोटा भी सर्वर लेते हो तो 2-3 लाख का मुझे सर्वर लेना पड़ेगा। फिर उसको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, उसके अंदर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, तो मैंने मोटा मोटा 2-2.5 लाख का तो मुझे इन्वेस्टमेंट एक छोटे से सर्वर के लिए करना है। मैं एक एग्जांपल छोटा सा सर्वर बता रहा हूँ। प्रोडक्शन लेवल में जो सर्वर्स होंगे वो रैक सर्वर, ब्लेड सर्वर होते हैं, उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपको सर्वर्स देता है, स्टोरेज आपको प्रोवाइड करता है, डेटाबेस सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, नेटवर्किंग आपको प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर आपको ओवर द इंटरनेट आप उसको फास्ट और फ्लेक्सिबल्स होते हैं, मैंने फास्ट आपको एक सर्विस देता है और फ्लेक्सिबल भी होते हैं। रिसोर्सेज को आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ठीक है, आपको रिसोर्सेज को बढ़ाना है, घटाना है, आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। आज आपने 8 GB का सर्वर लिया फॉर एग्जांपल, या 16 GB का सर्वर लिया, तो फिर आप बाद में आप नहीं तो बोल सकते ना ऐसे, जहां से आपने वेंडर से या जिससे आपने परचेस किया हार्डवेयर, तो आपने 16 GB का लिया, अगर आपको लगता नहीं यार 16 GB का काम नहीं, 8 GB वाला सर्वर, तो ये रिप्लेस करके दूसरा लेके आओगे आप? कोई नहीं देगा। आज आपने मोबाइल लिया 2-2.5 लाख का, और बाद में आपको लगता है अच्छा नहीं है, चलो वो हम 50,000 का मोबाइल लेते, रिप्लेस कर दें, नहीं करते। एक बार आपने ले लिया, आपके पास ही रहेगा। लैपटॉप आपने ले लिया, वो आपके पास ही रहेगा। एक तो आपको उसको बेचना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ पे रिसोर्सेस को फ्लेक्सिबल्स होते हैं। आपने 4 GB का लिया, आपको लगता नहीं यार 2 GB का, 2 GB कर सकते हैं, फिर से आपको 4 GB चाहिए, 4 GB कर सकते हो। तो इस तरह से आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो अपने रिसोर्सेस को। क्लाउड ये आपको सुविधा प्रोवाइड करता है। यू टिपिकली पे ओनली फॉर क्लाउड सर्विसेज यू यूज, मतलब आपको उतना ही पे करना है जितना आपने वो सर्विस यूज किया। दैट्स इट। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं। आपका ही एग्जांपल लेते हैं। आप कोई स्टार्टअप कंपनी ओपन कर रहे हो खुद का। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ 10 सर्वर्स की जरूरत है। 10 सर्वर्स, 10 सर्वर का कॉस्ट आप बाहर से निकालते हो तो मोटा मोटा 1 लाख का सर्वर लेते हो, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है सर्वर का, सिर्फ हार्डवेयर का। सॉफ्टवेयर का मोटा मोटा कॉस्ट 5 लाख का कंसिडर कर लेते हैं। तो और बाकी हार्डवेयर डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस, स्टोरेज वगैरह ये पकड़ के 20 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया। अब स्टार्टअप कंपनी है, तो स्टार्टअप कंपनी में आपने 20 लाख का सिर्फ सॉफ्ट हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का कॉस्ट, आईटी का मैं खर्च बता रहा हूँ, बाकी आपके फर्नीचर वगैरह वो छोड़ दो, वो अलग सा। ठीक है, तो आपने सिर्फ आईटी में 20 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, और आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, और 6 महीने तक आप जा रहे हो, पर 6 महीने तक आपको ऐसा लग रहा है बिजनेस ही नहीं हो रहा है। ठीक है, 1 महीना, 1 साल, 1 साल में आपने लगा नहीं यार अभी बंद कर देते कि बिजनेस नहीं चल रहा है हमारा। तो आपने जो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, सिर्फ आईटी का बता रहा हूँ, बाकी अलग सा, तो जो 20 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसका क्या करोगे आप? ठीक है, किसी को बेचोगे तो 20 लाख में थोड़ी वो प्रोडक्ट जाने वाला, 1 साल पुराना प्रोडक्ट है। वैसे आप 6 महीने भी बाद बेचोगे तो 20 लाख का आपको 15 लाख 12 लाख ही देंगे, मैंने 8-10 लाख तो वहीं पे आपने घाटा ले लिया, और हाँ, लॉस हो गया आपका। तो 20 लाख का सर, और सर्वर सामने वाला कोई भी तो होना चाहिए लेने वाला। ये थोड़ी डेस्कटॉप लैपटॉप और कंप्यूटर जो कोई भी ले सकता है हमारे जैसे, नहीं। इस सर्वर तो आपको किसी कंपनी को ही बेचना पड़ेगा, और सामने वाली कंपनी ये थोड़ी बेवकूफ है कि आज क्लाउड मार्केट में चल रहा है और मैं फिजिकल सर्वर क्यों लेगा वो भी। ठीक है, तो ये ड्रॉबैक है किसी स्टार्टअप कंपनी के लिए। आज मैं स्टार्टअप कंपनी ओपन करता हूँ और मैं क्लाउड से सर्विसेज लेता हूँ, 10 सर्वर मैंने क्लाउड से ले लिए। ठीक है, 6 महीने तक देखा यार बिजनेस ही नहीं चल रहा। 6 महीने तक मैंने सर्वर यूज किए थे, मैंने क्लाउड को बोल दिया नहीं चाहिए मुझे अभी। 6 महीने का जितना भी रेट था, मंथली पेमेंट मैंने कर दिया 6 महीने का, और क्लोज कर दिया। मुझे किसी सर को बेचना नहीं है सर्वर, किसी हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर या ऑन प्रीमिसेस में मुझे ये कोई प्रोविजनिंग नहीं करना था। तो ये बड़ा फायदा होता है क्लाउड सर्विसेज के, जब चाहे ले लो, जब चाहे मना कर दो। आपने 2 घंटे के लिए यूज किया ना, बस 2 घंटे के चार्ज देना है। जितना आप यूज कर रहे हो सर्विसेज एडब्ल्यूएस के, उतना ही आपको पेमेंट करना है। तो किसी कंपनी के लिए ये बड़ा अच्छा ऑफर है, इसीलिए हर लोग, हर कंपनी अभी क्लाउड पे स्विच करे। स्टार्टअप कंपनी तो क्लाउड ही यूज करेगी। पुराने कंपनी थोड़ा हिचकिचा रही, क्यों? बिकॉज उनके पास पहले से सेटअप बना के रखा है, पहले से सेटअप बना के रखा है, इतना इन्वेस्टमेंट उन्होंने पहले से करके रखा है, तो वो किसको बेचे? तो जो चल रहा है उसके ऊपर चला रहे, और जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे, पुरानी कंपनी नए प्रोजेक्ट्स को क्लाउड पे डाल रहे फिर।
तो इसीलिए हर कंपनी में क्लाउड यूज हो रहा है। और कोई भी क्लाउड हो सकता है, जहाँ पे अज्योर क्लाउड हो सकता है, एडब्ल्यूएस क्लाउड हो सकता है, गूगल क्लाउड हो सकता है। हम जो सीख रहे हैं वो एडब्ल्यूएस क्लाउड है, जो सबसे ज्यादा सर्विसेज आज के डेट में जो प्रोवाइड कर रहा है। और सबसे पहला जो क्लाउड वेंडर आया था 2002 से, एडब्ल्यूएस क्लाउड था। अमेजॉन वेब सर्विस, ये 2002 से ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, पब्लिकली कुछ सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये फायदा है क्लाउड कंप्यूटिंग का। स्टोरेज, बैकअप, रिकवरी, डेटा, होस्टिंग, ब्लॉक्स, वेबसाइट्स, इसके लिए क्लाउड ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। आपको जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे ये एआई टूल्स आ रहे हैं मार्केट में, ये एआई टूल्स सब कुछ क्लाउड पे ही है। उनके फिजिकल सर्वर नहीं है, क्लाउड पे सर्विसेज बना लिए, सर्वर बना लिए, वहां पे वो एप्लीकेशन चल रहा है। कोई टेस्टिंग करना है मुझे, जैसे कोई टेस्टिंग करना है, और उसके लिए मुझे एक अच्छा खासा सर्वर या अच्छा खासा कॉन्फ़िगरेशन वाला मशीन चाहिए। मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, टेस्टिंग करना है, ठीक है, या मुझे कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, उसके लिए अच्छा खासा कॉन्फ़िगरेशन वाला मशीन चाहिए। आप मार्केट में जाते तो उस तरह सा कॉन्फ़िगरेशन वाला जो मशीन है वो आपको 2.5 लाख में मिलता है। 2.5 लाख का वो लैपटॉप है, और वो प्रोजेक्ट करने के लिए आपको वो उस तरह का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो आप 2.5 लाख का परचेस करोगे लैपटॉप, काम करोगे, और उस प्रोजेक्ट से आपने कमाए 2 लाख रुपए। लैपटॉप था 2.5 लाख का, 50,000 घाटा। ठीक है, अभी आप क्लाउड का एग्जांपल लेते हैं, यही प्रोजेक्ट 2 लाख का प्रोजेक्ट है, और आपने एडब्ल्यूएस पे उस तरह से कॉन्फ़िगरेशन वाला मशीन ले लिया, प्रैक्टिकल वगैरह कर लिया, जो भी टेस्टिंग विस्टिंग करना था कर लिया, और आपने उसको दे दिया। एडब्ल्यूएस ने आपको बिल निकाला, मैक्सिमम बिल निकाला 50,000 का। चलो 2 महीने के लिए आप लोग 50,000, 25,000 महीने का उसने निकाल लिया, तो भी आप प्रॉफिट में हो। 1.5 लाख आपका प्रॉफिट है। ये 2.5 लाख का लैपटॉप लेने के बाद वो लैपटॉप का बाद में करे क्या? मेरे पास पहले से 2 लैपटॉप पड़े हैं, और उस प्रोजेक्ट के लिए मैंने वो लैपटॉप लिया था। ठीक है, और उस नेक्स्ट प्रोजेक्ट उस तरह का नहीं आया तो ये तो डेड इन्वेस्टमेंट हो गया। क्लाउड पे मैंने 50,000 दे दिए, सर्विस यूज कर लिया, बंद कर दिया, 1.5 लाख रुपए मैंने कमा लिया। नेक्स्ट टाइम का ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट आता है, फिर से क्लाउड पे मशीन बना लूंगा, महीना भर के लिए, 15 दिन के लिए यूज करूंगा, महीना 15 दिन का जितना भी चार्ज होता है वो उतना मैं पे कर देता हूँ। That's it। ठीक है, यहाँ पे हर कंपनी सोचती है यार मैं 20-25 लाख वन स्ट्रोक इन्वेस्टमेंट करता हूँ, 20-25 लाख का, उससे तो बेटर मैं 20-25 लाख में क्लाउड के कितने साल सर्विसेज यूज कर लूं इंस्टॉलमेंट में। एक साथ पैसा थोड़ी देना है, महीने भर का पैसा देना है। आपने एक महीना इतना यूज किया, उतना पेमेंट करना है। जितना हम लाइट यूज करते हैं तो उतना ही हमें लाइट बिल आता है मंथली, बस उतना ही, ऐसा ही है। जितना आप यूज करोगे उतना आपको मंथली चार्ज करना है। 5 तारीख को पेमेंट कर दो, दैट्स इट। आपका एक अकाउंट होगा, वहां से पेमेंट कर दो, हो गया। आपको नहीं चाहिए सर मशीन, जो बनाया था उसको डिलीट कर दो, नेक्स्ट मंथ में उसका बिल ही नहीं आएगा, बिकॉज आपने मशीन तो बंद कर दिया। जितने टाइम, जितने मिनट्स के लिए आपने यूज किया, उतने ही आपको चार्ज देना है। कुछ सर्विसेज तो ऐसे है कि आपने 2 मिनट यूज किया, बस 2 मिनट के पे चार्ज करना है, दैट्स इट। ऐसा है। और पहले ऐसा आईटी में कोई प्लान नहीं था। पहले जब ये क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं था, तो हर जो होस्टिंग कंपनीज है या आईटी सॉल्यूशन कंपनी है, ये हमसे या एंड यूजर से 1 साल का चार्ज लेते थे। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मुझे ना 100 GB का स्टोरेज चाहिए था सिर्फ 2 दिन के लिए। चलो 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए मुझे 100 GB का स्टोरेज चाहिए था ऑनलाइन। ठीक है, तो मैं किसी आईटी कंपनी के पास जाता हूँ, जैसे ये होस्टिंग्स वगैरह है जो हमें आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और सर्विसेज देते हैं। ठीक है, तो इनके पास में जाता, तो फिर वो बोलते नहीं, 1 महीने के लिए नहीं मिलेगा, लेना है तो 1 साल के लिए लेना है। कम से कम कोई भी सर्विस 1 साल का होता था चार्ज, वो हमसे 1 साल का लेते, और हम उस स्टोरेज को सिर्फ 1 महीने के लिए यूज करते। 11 महीने का पैसा हमने ऐसे ही दे दिया, फिर उसको लेना देना नहीं है। पैसा मिल गया, आप उसको यूज करो या मत यूज करो, आपसे मैंने तो पहले ही चार्जेस निकाल दिए। एडब्ल्यूएस ऐसा नहीं बोलता, एडब्ल्यूएस बोलता आप यूज कर लो, 1 महीने के बाद चार्जेस दे दो, इस तरह से। ठीक है, और आपने 1 महीने के लिए यूज किया ना, बस 1 महीने का ही चार्ज देना है, ना कि पूरे साल भर का। तो इसीलिए जितने भी ये होस्टिंग्स है या जो आईटी सॉल्यूशन कंपनी, इन्होंने भी उनके प्लान्स अभी बदल लिए। नहीं तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले कोई भी सर्विस आपको लेना, एक सर्वर भी लेना है आपको वर्चुअलाइजेशन के अंदर, मैंने डेटा सेंटर के अंदर, तो आपको 1 साल लेना पड़ता था, फिर आप उसको यूज करो मत यूज करो, और उनका काम नहीं। ठीक है, तो इस तरह से। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको 2 घंटे के लिए यूज किया सर्वर, 2 घंटे के चार्जेस दे दो। 2 घंटे के लिए आपने कोई भी रिसोर्स यूज किया एडब्ल्यूएस का, उतना ही आपको पे करना है, चार्ज करना है। ठीक है, वाई क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों यूज करना है? वैसे मैं जो बता रहा वही, देखो ये बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग, अभी तो ये पुराने इमेजेस है। ठीक है,
तो ऐसा होता है सर्वर रूम पहले, क्योंकि इतना फिजिकल सेटअप, इतना केबल, स्विचेस, राउटर। हाँ, अभी ऐसा नहीं होता, अभी थोड़ा सिस्टमेटिक होता है डेटा सेंटर। बट पहले ना, जब क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं था, ये पुराने इमेजेस है, बिकॉज जब उनको बताने के लिए, हाँ देखो अभी पुराने सेटअप ऐसा होता था, अभी नया सेटअप ऐसा होगा। आफ्टर क्लाउड कंप्यूटिंग सब कुछ क्या होगा, आपका सर्वर्स रहेंगे सेंट्रलाइजली, और स्टोरेज रहेगा, और आप कहीं से भी क्या कर सकते हो, अपने सर्विसेज को यूज कर सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज आपको यूज करना है तो अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, बाकी दूसरा कोई भी डिमांड नहीं है, क्या कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास डब्बा लैपटॉप मशीन भी है तो भी आप क्लाउड के प्रैक्टिस और सर्विसेज को यूज कर सकते हो, खाली इंटरनेट अच्छा होना चाहिए। जहाँ पे इंटरनेट है वहां पे क्लाउड सर्विसेज है। पता है ये क्लाउड नाम क्यों दिया गया क्लाउड? आप कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी जाओ, किसी भी कंट्री में जाओगे, आप ऊपर देखोगे तो क्लाउड आपको दिखेगा। तो इनका कहना यही है, क्लाउड के सर्विसेज कहीं से भी आपको एक्सेस होंगे। कंट्री में कहीं भी, किसी भी कंट्री में जाओ, किसी भी रीजन में जाओ, आपको ये सुविधा, ये सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए उसको नाम दिया क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड पे रहता है इसलिए, कुछ नहीं, क्लाउड पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये उनका सिर्फ ये नाम देने का एक ही मकसद था कि क्लाउड जैसे हम कहीं से भी देख सकते हैं, उसी तरह से इनका कहना है कि हमारे सर्विसेज भी आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो जहाँ पे इंटरनेट है। क्लाउड का एक ही ड्रॉबैक है, विदाउट इंटरनेट आप क्लाउड के सर्विसेज एक्सेस नहीं कर सकते हो। आज सोच के देखो, गूगल ड्राइव पे आपने डेटा स्टोर किया, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, वो डेटा आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, बट उसके लिए क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट नहीं है तो आप एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो गूगल ड्राइव पे जो डेटा आप स्टोर कर रहे हो, ये भी एक छोटा सा एग्जांपल है क्लाउड कंप्यूटिंग का, जो हम कितने दिन से यूज कर रहे थे क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस। फेसबुक आप यूज कर रहे हैं, ये भी तो क्लाउड कंप्यूटिंग पे ही है। नेटफ्लिक्स हम यूज करते हैं, अमेजॉन प्राइम यूज करते हैं, या जितने भी प्लेटफॉर्म्स है ना जो हम यूज कर रहे हैं, यूट्यूब वगैरह, ये सब कुछ क्लाउड पे चल रहा है। एप्लीकेशन जो चलते हैं फोन पे, गूगल पे, ये क्लाउड के अंदर ही चल रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, फोन पे, गूगल पे, ये सब कुछ क्लाउड के अंदर ही चल रहे हैं, ठीक है। तो हम इनडायरेक्टली क्लाउड के सर्विसेज यूज तो कर रहे थे, हम ऑलरेडी कंज्यूमर से, मतलब कस्टमर से क्लाउड के, बट हमें पता ही नहीं कि हम ये सर्विस क्लाउड का यूज कर रहे थे, ठीक है। तो क्लाउड पहले से ही था, ऐसा नहीं कि ये 2015 और 16 में हमें पता चला इसलिए क्लाउड तब से आया, नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग तो जैसे कि एडब्ल्यूएस ने 2002 में ही तो ये सर्विसेज इंट्रोड्यूस किए थे, ठीक है। तो ट्रेडिशनल सेटअप ऐसा होता था, अभी क्लाउड इजीली कर देता है। आपको कोई भी अपने प्रीमाइसेस में कोई भी सर्विसेज क्रिएट नहीं, कोई भी सर्वर नहीं लेना है। इसको हम इस तरह से भी समझते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखा है, मैंने जगह लेके रखा है, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके रखा है, पैनल, एसी सब कुछ है, मशीन्स वगैरह सब कुछ है, मैंने जो भी है इन्वेस्टमेंट मैंने करके रखा है। आपको भी ट्यूशन चलाना है, जैसे आपको C++ का कोर्स करवाना है, तो उसके लिए आप क्लास ओपन करोगे। क्लास ओपन करोगे तो आपको तो सबसे पहले जगह लेना पड़ेगा, एक तो रेंट से या फिर परचेस करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको वहाँ पे फर्नीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर, केबल, मशीन्स, ये सब कुछ, एसी, फैन, स्क्रीन, मॉनिटर, सब कुछ आपको लेना पड़ेगा। तो मोटा मोटा 20-25 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है। और सिर्फ स्टूडेंट थे आपके पास 10 स्टूडेंट के लिए आप 20,000 के लिए, जो सिर्फ जो 20,000 आपको इनकम देने वाले शुरुआत में, उसके लिए आप 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करोगे? नहीं। चलो आपने क्लास ओपन कर ही लिया, और चलो 6 महीने तक आप चला रहे हो क्लास, और क्लास ही नहीं चल रहा है, बच्चे ही नहीं आ रहे, तो इतना जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है वो तो वेस्ट चला गया। रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा, लाइट बिल तो आपको देना ही पड़ेगा, मशीन का जो इन्वेस्टमेंट आपने करके रखा है वो तो आपको बेयर करना ही पड़ेगा। तो बिजनेस नहीं चला तो फिर आपको उसको बंद करना पड़ेगा, फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको फिर से बेचना पड़ेगा, और वो उतना ही कॉस्ट में जाएगा, किसने बताया? 20 लाख का इन्वेस्टमेंट आपने किया, 10 लाख हाथ में मिल गए, वो तो लॉस में चला जाओगे आप, ठीक है। तो इससे बेटर मैंने आपको बोला, मत आप अपना क्लास ओपन मत करो, मेरे पास आओ, मेरा ऑलरेडी प्रीमाइसेस है, मैंने ऑलरेडी सेटअप बना के रखा है। आप 2 घंटे के लिए क्लास ले लो, 2 घंटे का, महीने भर का, मैंने बोला 5,000 रुपये दे दो फॉर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। आप 20,000 भी कमा रहे हो एक बैच में, तो 5,000 मुझे दे रहे हो, एक महीने के लिए आपने वो सेशन लिया। आपका आपको कुछ भी लेके नहीं आना है, मार्कर मेरा है, बोर्ड मेरा है, एसी मेरा है, फैन मेरा है, चेयर मेरे, टेबल मेरे, सब कुछ मेरा। कोई भी प्रॉब्लम आता है उन डिवाइस को, आपको हेडेक नहीं है, ठीक है। फैन नहीं चल रहा है वो मैं देख लूंगा, लाइट बिल मैं देख लूंगा, मुझे पे करना है। मैंने सिर्फ आपको बोला, आप ना 2 घंटे के लिए, आप दिन में 2 घंटे के लिए लैब का एक्सेस मिलेगा, आपको जो पढ़ाना है आप पढ़ा लो, ये रिसोर्सेस मेरे हैं, आप मेरे रिसोर्सेस को यूज करो, उसका रेंट मुझे दे दो महीने भर का 5,000 रुपये, ठीक है।
तो उसके हिसाब से आपको ये बेटर डील होगा। आपको इतना तामझाम नहीं करना, हेडेक नहीं होगा, सब कुछ हम देख लेंगे। आप बोलेंगे सर मुझे 5 नहीं 10 मशीन चाहिए, मैं 10 मशीन का अरेंजमेंट आपके लिए कर दूंगा। मैं बोलूंगा 10 मशीन तो मैं दूंगा, बट अभी 7,000 लूंगा मैं आपसे, ठीक है। तो आपने सर्विसेज चाहिए, रिसोर्सेज, तो मैंने आपको चार्ज ज्यादा, जैसे कि यहाँ पे आपने बोला 5 सर्वर चाहिए, तो ठीक है 5 सर्वर 10,000 में। फिर आप बोलोगे और 5 सर्वर चाहिए, तो फिर मैं बोलूंगा हाँ 10,000 और लगेंगे। तो इस तरह से रिसोर्सेज जैसे आप बढ़ाओगे वैसे वैसे चार्जेस आपके बढ़ेंगे। तो इसी तरह से आपको रेंट पे करना है बस। आपके 2 महीने क्लास भी नहीं चला तो भी आपको हेडेक नहीं होगा। आपने एक बैच कंडक्ट कर लिया, 15,000 रुपये कमा लिया आपने, बाकी 2 महीने के बाद नया बैच आता है, तो तब आप मुझे फिर से बताओ कि सर मुझे एक महीने के लिए क्लासरूम चाहिए। मैंने आपको रेंट पे दे दिया, 1 महीने के लिए आपने क्लास है, उसके बाद 6 महीने भी आपके पास स्टूडेंट्स नहीं आता तो भी कोई हेडेक नहीं है आपके लिए, बिकॉज आपने कुछ फिजिकल इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है। जो भी इन्वेस्टमेंट था सेटअप मेरा था, मेरे सेटअप को आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। इसी तरह से ये क्लाउड वेंडर्स हमें बोलते हैं, मैंने ऑलरेडी सेटअप बना के रखे, मेरे डेटा सेंटर्स हैं मल्टीपल अलग अलग रीजन में, आपसे बोलो कहाँ पे चाहिए, सर्विस बनाओ और यूज करो। सर्विस आप ही बना लो, आपका अकाउंट होगा, आप ही बना लो, हम आपसे चार्जेस ले लेंगे मंथली, ठीक है, इस तरह से। तो आप सर्विसेज को यूज करो, जितना यूज करोगे उतना चार्जेस आपको देना है। इस तरह के सर्विसेज हमें देता है। क्लाउड कंप्यूटिंग बेटर क्या है, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर ही लिए। तो उसमें एक्सेसिबल फॉर एनीवेयर, कहीं से भी आप उन सर्विसेज को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है। विदाउट इंटरनेट आप क्लाउड सर्विसेज को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल, फ्लेक्सिबल है, अनस्केलेबल माने क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन जो होते हैं वो कस्टमाइजेबल होते हैं, आप अपनी मर्जी से उसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इजीली उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। जैसे आपने स्टोरेज लिया 10 GB स्टोरेज लिया, आप चाहे 50 GB चाहे तो 50 GB बढ़ा लो, 100 GB चाहे तो 100 GB कर लो, फिर से कम करना है तो कम कर सकते हो, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव माने ओनली उतना ही पे करना है जितना आपने सर्विसेज यूज किए, पर मंथ आपको वो पेमेंट पे करना है। पर मंथ के हिसाब से कुछ सर्विसेज होता है, कुछ कोई मिनट्स के हिसाब से होते हैं, कोई आवर्सली होते हैं। आपने इतने घंटे के लिए यूज किया बस उतना ही चार्ज करना है, इतने मंथ के लिए यूज किया इतना ही चार्ज करना है, इतने मिनट्स के लिए यूज किया इतना ही चार्ज करना है, ठीक है। फ्री सॉफ्टवेयर अपडेट्स, सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये वो खुद ही अपडेट कर लेता है, नहीं तो हमें भी पता है सब्सक्रिप्शन लेना होता है, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन लेना होता है, फिर जाके फिर हम उसको इंस्टॉल वगैरह करते हैं। तो सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ वो आपको प्रोवाइड करते हैं, उसका अपडेट करना, मंथली अपडेशन या फिर मेंटेनेंस बैकअप वगैरह वो सब कुछ एडब्ल्यूएस खुद ही कर देता है हमारे भी ऐप से। सर्विस फास्ट होता है, सर्विस डिलीवर जो होता है वो ऑन डिमांड होता है, ग्लोबली आप कहीं पे भी किसी भी रीजन के अंदर आप बोलोगे वहां पे आपको सर्विसेज क्रिएट करके देगा। आपको चाहे रात 3 बजे भी स्टोरेज चाहिए तो रात 3 बजे आपको स्टोरेज मिल जाएगा। आज फिजिकली रात 3 बजे कौन सा मार्केट ओपन होगा जो आपके लिए स्टोरेज लेके आएगा या देगा, नहीं होता है, ठीक है। अभी आपका सर्वर फुल हो गया, अचानक फुल हो गया, आपने देखा ही नहीं और अचानक स्टोरेज फुल हो गया, और आज 12 बजे आपको स्टोरेज कहाँ पे मिलेगा। पहले से आपके पास प्रोविजनिंग होगा स्टोरेज का तो ठीक है, नहीं है तो मार्केट आपके लिए दूसरे दिन ओपन होगा, वो भी 10 बजे के बाद, और तब जाके ये पूरा मशीन बंद पड़ गया तो सर्वर, ठीक है। बट आज क्लाउड पे आप रात 3 बजे 2 बजे भी आपको चाहिए स्टोरेज तो आपको फास्टली ये सर्विस डिलीवर कर देता है, ऑन डिमांड सर्विस देता है। आप सिर्फ बनाओ क्रिएट करो मिल गया, हो गया स्टोरेज सर्वर अटैच, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है, ठीक है। सिक्योरिटी, वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं क्लाउड में जो डेटा होगा या क्लाउड ना ये सिक्योर नहीं है, नहीं, ये गलत बात है। क्लाउड में जो भी डेटा होता है वो सिक्योर होता है। ऐसा समझो कि आपका डेटा स्विच बैंक में है, डेटा नहीं, आपके पैसे स्विच बैंक में है। स्विच बैंक वाले कभी भी अपना एम्प्लॉयज का, सॉरी एम्प्लॉय नहीं, अपने कस्टमर का नेम बाहर लीक नहीं करते किसका अकाउंट है, ठीक है। बाहर से वो लीक अलग सा होता है, वो अलग सा, बट खुद बैंक नहीं बोलते कि इस बंदे का अकाउंट मेरे बैंक में है। तो उसी तरह से आप बोल सकते हो कि क्लाउड पे जो डेटा होता है वो एक सिक्योर होता है, उसके लिए सिक्योरिटी का प्रोविजनिंग वगैरह सब कुछ एडब्ल्यूएस, एडब्ल्यूएस मतलब कोई भी क्लाउड वेंडर हमारे लिए करके देता है, ठीक है। डिजास्टर रिकवरी मतलब कोई भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाता है एक डेटा सेंटर में, जैसे उनके 2 डेटा सेंटर्स है एग्जांपल के लिए, एक डेटा सेंटर पूरा क्रैश भी हो गया या पूरा बंद भी पड़ गया तो भी दूसरे डेटा सेंटर से आपका डेटा रिकवर किया जाएगा। तो इस तरह से आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर फेल भी हो जाता है तो उसके पास बैकअप होता है तो आपको रिस्टोर करके देता है, ठीक है।
तो सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा होता है क्लाउड के अंदर। वैसे डिसएडवांटेज में दो डिसएडवांटेज आपको बताने हैं। वैसे एडवांटेज तो बहुत सारे बता सकते हो क्लाउड के हम, यानी सेंट्रलाइज्ड डेटा होता है, कहीं से भी हम क्या कर सकते हो, हमारे सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। कॉस्ट कम लगता है, जितना हम यूज करते उतना ही हम क्या कर सकते हैं, उतना ही हम पे करते हैं। ऑन डिमांड सर्विसेज होता है, फास्ट सर्विसेज होता है, सिक्योर होता है डेटा हमारा, ठीक है। सेंट्रलाइज होने का कारण हम कहीं से भी उसको एनीवेयर से उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बट डिसएडवांटेज यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है अच्छा या नहीं है, तो हम क्लाउड के सर्विसेज एक्सेस नहीं कर सकते। तो विदाउट इंटरनेट हम क्लाउड के सर्विसेज एक्सेस नहीं कर सकते। और दूसरा होता है वेंडर लॉक-इन। वेंडर लॉक-इन को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। पहले ना हम वोडाफोन, आइडिया, ये कार्ड्स यूज करते थे, ठीक है। तो वोडाफोन का कार्ड है तो आप एयरटेल में स्विच नहीं कर सकते थे पहले, आज होता है, पहले नहीं होता था, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं वेंडर लॉकिंग। मतलब वोडाफोन कस्टमर एयरटेल में नहीं जा सकता, एयरटेल वाला कस्टमर वोडाफोन में नहीं जा सकता था। तो उन्होंने अपने कस्टमर कहीं ना जाए इसके लिए वेंडर लॉकिंग कंसेप्ट रखा था। वही कंसेप्ट इन्होंने भी करके रखा है। आपने एडब्ल्यूएस के कस्टमर हो तो आप एडब्ल्यूएस से अज्योर में लेके जाने वाला वो सेम एज इट इज, तो आप नहीं लेके जा सकते हो। या अज्योर से एडब्ल्यूएस में आना है तो पहले आपको अज्योर का पूरा डिलीट करना है, एडब्ल्यूएस से शुरुआत से क्रिएट करना है, ठीक है। तो कोई कंपनी बोलेगा यार फिर से शुरुआत करना है, मैंने अभी इतना काम किया था अज्योर पे काम, बट मुझे अभी अज्योर के सर्विस अच्छे नहीं लग रहे, तो मुझे एडब्ल्यूएस के पास जाना है। फिर एडब्ल्यूएस के पास जाओगे तो एडब्ल्यूएस बोलता है कि नहीं एज इट इज तो मर्ज नहीं होगा यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शुरुआत से हम बना देंगे आपको। फिर शुरुआत से बनाएंगे तो उसका भी कॉस्टिंग ज्यादा लगेगा। तो ये वेंडर लॉकिंग कंसेप्ट है, अभी तक उसका सोल्यूशन नहीं है। तो ये उसका ड्रॉबैक ही होता है कि आप एक वेंडर से, एक क्लाउड वेंडर से दूसरे क्लाउड वेंडर में एज इट इज स्विच नहीं कर सकते, जिस तरह से हम अभी पोर्ट कर लेते सेम, उस तरह से ये नहीं देता है। तो इसको हम बोलते हैं वेंडर लॉकिंग कंसेप्ट। तो ये बिग डिसएडवांटेज बोला जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग का, ठीक है। इंटरनेट का तो कुछ नहीं, अभी हर सबके पास इंटरनेट है। पहले जैसे नहीं कि बहुत कम लोगों के पास, या हमारे पास भी घर पे या हमारे पास मोबाइल में इंटरनेट होता था, आज तो सबके पास इंटरनेट होता है। तो ये तो इतना बड़ा इशू नहीं है, बट ये इशू कंपनी के लिए लगता है, ये हमें भी नहीं लगेगा, बिकॉज हमारा खुद का कंपनी होगा तब हमें लगेगा यार होना चाहिए था। मुझे अभी एडब्ल्यूएस के सर्विसेज थोड़े ज्यादा चार्जेस कर रहा है, तो मुझे अभी एडब्ल्यूएस के नहीं, इसके अंदर जाना है, अज्योर के अंदर जाना है, एज इट इज जाना है, ठीक है। जैसे जियो ने अचानक रेट बढ़ा दिए, तो मैं चाहता हूँ कि जियो से एयरटेल पे स्विच हो जाए, एयरटेल के चार्जेस कम होते हैं, तो हम वो अभी स्विच कर सकते हैं। ऐसा कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है, ट्रांसफर नहीं कर सकते सर्विसेज एज इट इज एक वेंडर से दूसरे वेंडर पे, उसको बोला जाता है वेंडर लॉकिंग कंसेप्ट, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग जो यूज करते, एडब्ल्यूएस क्लाउड कंप्यूटिंग यूज करते, नेटफ्लिक्स, हॉटमेल, जीमेल, ये सबसे बड़े क्लाइंट्स है क्लाउड कंप्यूटिंग के, मतलब एडब्ल्यूएस के। वैसे तो आज के डेट में हर एक एप्लीकेशन जो चल रहा है ना, वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे ही चल रहा है। जितने भी एप्लीकेशन है, ये एआई टूल्स हो गए, चैट जीपीटी हो गया, ये सब कुछ क्लाउड कंप्यूटिंग पे ही चल रहा है। कोई फिजिकल सेटअप, हालांकि फिजिकल सेटअप के बिना ये नहीं होगा, बट फिजिकल सेटअप में वर्चुअलाइजेशन का सेटअप के ऊपर ये बनाया जाता है। तो वो वर्चुअलाइजेशन बेस्ड सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग। जो भी हमें ये सर्वर्स वगैरह होता है फिजिकल, तो वो सब कुछ वर्चुअल देता है, बट ये काम वैसे ही करता है जैसे हमारे फिजिकल सर्वर्स करते हैं, ठीक है। तो ये है क्लाउड कंप्यूटिंग, बिफोर क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट। कंप्यूटिंग मॉडल्स हमने डिस्कस किया, जिसमें डेस्कटॉप कंप्यूटिंग, सर्वर क्लाइंट कंप्यूटिंग, क्लस्टर कंप्यूटिंग, ग्रिड कंप्यूटिंग एंड क्लस्टर एंड ग्रिड कंप्यूटिंग का कॉम्बिनेशन मिला के बना है क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ये है। उसके डिसएडवांटेज भी हमने दो डिस्कस किए, वेंडर लॉकिंग, इंटरनेट नहीं है तो आप सर्विस एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है।